हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वार यूट्यूब चैनल। और ये एमपी पुलिस 2021 के लिए लेक्चर नंबर सेकंड होगा, ठीक है। और इसमें हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 डिस्कस करने वाले हैं और 30 के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मतलब अगर ये पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आप लगाते हैं तो और इनमें 20 प्लस क्वेश्चन अगर आपसे बनते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। बाकी आपको बहुत प्रैक्टिस करना बाकी है। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी जिसके बारे में हमने बोला है कि इसको सभी को पढ़ना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं पुस्तकों से आएंगे, 6वीं से लेकर 10वीं तक की। और उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वह सारे के सारे हम इसमें कवर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टफ लगे, परंतु ये सभी क्वेश्चन 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी से की बुक से ही लिए गए हैं। और आप अगर इसे अंत तक देखते हैं तो आपको 30 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर साथ में 30 क्वेश्चन के साथ कम से कम 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में इनके साथ डिस्कस करूंगा, उनका नॉलेज आपको मिलेगा। मतलब आप इसमें कम से कम 130 से 150 क्वेश्चन सीख रहे होंगे, पर बशर्ते कि आप इसे अंत तक देखें, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर देखते टाइम अगर इसे अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि क्लोरीन, ठीक है, जिसकी बात की थी हमने Cl। और हम 31 क्वेश्चन से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हम 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। तो 31 हो जाएगा, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है, तो Cl होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 17 होता है। परमाणु भार कितना होता है, तो 35 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लोरीन गैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, सेकंड ऑप्शन है बेकिंग सोडा, थर्ड ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, और फोर्थ ऑप्शन है धुलाई सोडा, ठीक है। तो 31वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर है ना, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो CaOCl2 हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो क्लोरीन होती है, ठीक है, क्लोरीन दिखती कैसी है, तो ये हल्के पीले रंग की होती है, ठीक है। हल्के कौन से रंग की होती है, तो पीले रंग की होती है। और ये होती है तीखी और जहरीली होती है, ठीक है, और दम घोटने वाली होती है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखना है कि क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो इसका निर्माण ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखना है CaOCl2, और क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, Cl। परमाणु क्रमांक होता है 17, और परमाणु भार कितना होता है क्लोरीन का, 35, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ आ जाएगा 32वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32वां है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, ठीक है। मतलब कोई भी धातु है अगर वो अम्ल के साथ जब क्रिया करती है तो क्या उत्पन्न करती है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लवण और क्लोरीन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा लवण और क्षार, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा लवण और हाइड्रोजन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा लवण और पानी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि जब कोई भी धातु, ठीक है, मान लो कि कॉपर है, ठीक है, कॉपर जब कोई भी अम्ल के साथ मान लो H2SO4 के साथ अगर क्रिया करेगी तो हमेशा और हमेशा क्या बनाएगी, तो हाइड्रोजन और लवण बनाएगी। तो लवण क्या हो जाएगा, तो CuSO4 लवण हो जाएगा और H2 गैस निकल रही होगी। तो हमें यह याद रखना है कि जब भी कोई भी धातु की क्रिया, तो हमेशा अगर कोई भी धातु की क्रिया अम्ल के साथ अगर हो तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मतलब धातुएं अगर अम्ल के साथ क्रिया करिए तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही निकलेगी। ये आपको हमेशा और हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33वां। क्वेश्चन नंबर 33वां यहाँ पर हो जाएगा कि यदि खालिस्तान शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न होगी, ठीक है। मतलब लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और अधिक विविधता होगी, या फिर बाइनरी विखंडन हो तो अधिक विविधता होगी, वनस्पति जनन हो तो ज्यादा, या अलैंगिक प्रजनन हो तो ज्यादा, ठीक है। तो इसको हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस करा था, मतलब पिछले जो क्वेश्चन है उनमें भी, कि जब भी लैंगिक प्रजनन होता है तो विविधता सबसे अधिक होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। मतलब जो अनावृत्त बीज होते हैं और आवृत्ति बीज होते हैं वो मुख्यतः लैंगिक प्रजनन द्वारा होते हैं, ये आपको याद रखना है। मतलब जब भी अगर अधिकतम विविधता वाली अगर बात होती है तो कौन सा प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। तो आपको ये याद रखना है, और इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको अलग अलग रूपों में बार बार मिलते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34वां यहाँ हो जाएगा कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब स्वाद का पता हमारी जीभ लगाती है, तो उसमें जो अभिग्राहक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा संवेदी अभिग्राहक, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रासायनिक अभिग्राहक, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा घ्राण अभिग्राहक, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा
रस वेदी अभिग्राहक, ठीक है। तो जो स्वाद का पता लगाती है कलिकाएं जो हमारे जीभ में होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो रस वेदी, ठीक है, रस वेदी अभिग्राहक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो इस प्रकार से होती है हमारी जीभ, ठीक है। और जीभ में जो अग्रभाग होता है ये किस चीज का टेस्ट का पता करता है, मीठे का। पीछे कैसा लगता है, तो हमें खट्टा लगता है, ठीक है, खट्टा। और नमकीन किधर लगता है, तो दोनों साइड हमें क्या लगता है, नमकीन लगता है। तो ये आपको याद रखना है कि जीभ में आगे की ओर मीठा, पीछे की ओर खट्टा, और जो नमकीन स्वाद है वो दोनों कोने पर लगता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को क्या बोलते हैं, तो स्वेदी अभिग्राहक कहते हैं, ठीक है। और ये सब के सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके पास है 5वां क्वेश्चन नंबर 35वां कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जो कैपिटल जी होता है के मूल्य की खोज किसने की है, ठीक है। मतलब आपने ये पढ़ रखा होगा कि F बराबर से क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मतलब ये आपने फोर्स पढ़ा होगा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। या फिर आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा कि जी बराबर से कैपिटल जी और कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये जो जी है इसका मान क्या, सॉरी इसकी खोज किसने की है, कैपिटल जी की। इसकी बात, सॉरी कैपिटल जी, और इस कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 इंटू 10 दी पावर माइनस 11, ठीक है। 6.67 इंटू 10 दी पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी, ठीक है। ये होता है किसका मान, केजी स्क्वायर। ये किसका मान होता है, कैपिटल जी का मान होता है। और इसकी खोज किसने की है वो हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा एंटोनी एल लेवोजिए, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आइजैक न्यूटन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जॉन डाल्टन, ठीक है। तो जो जी है कैपिटल जी, इसकी खोज की है हेनरी कैवेंडिश ने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और मैक्सिमम स्टूडेंटों का गलत हुआ होगा क्योंकि उन्हें न्यूटन दिया होगा, पर न्यूटन ने कैपिटल जी की खोज नहीं की है, हेनरी कैवेंडिश ने की है, ठीक है। चाहो तो आप 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। और ये कैपिटल जी का मान कभी भी नहीं बदलता। और इसका मान ये याद रखना है आपको कि जो कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, तो 6.67 इंटू 10 दी पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इस जी की वैल्यू जो हमने ज्ञात करी है, तो इस जी की वैल्यू ये पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी के 45 डिग्री पर जाकर, ठीक है, 45 डिग्री या उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश पर जाकर इसकी खोज की है। और इस जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 9.8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है किसका, स्मॉल जी का मान, और कैपिटल जी का मान ये होता है। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर और आपको याद रखना है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, ठीक है। ये जो शब्द बोल रहा हूँ स्पेशली याद रखना कि जो न्यूटन जी थे उनने सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, परंतु जो वर्तमान स्वरूप है जो ये आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस नियम को कौन ने दिया था, तो सीवी ब्रॉयड ने दिया था, ठीक है। मतलब F बराबर ये जो फॉर्मूला है ये दिया था कौन ने, सी वी ब्रॉयड ने। यहां नाम लिख देता हूं मैं, सी वी ब्रॉयड ने वर्तमान स्वरूप जो हम गुरुत्वाकर्षण के अलग अलग फॉर्मूले पढ़ते हैं वो दिया है। बाकी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आइजैक न्यूटन ने थ्योरी दी थी, आपको याद रखना है। और कैपिटल जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, ठीक है। और यहाँ स्मॉल जी और कैपिटल जी इनका भी मान आपको याद रखना है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, और ये सब चीजें आपको याद रखना है। अगर आप डेली जुड़े रहोगे तो हर चीजें आपको याद होते रहेगी। क्वेश्चन नंबर 36वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, ठीक है। हमसे यहाँ पूछा है कि ये 4 ऑप्शन दिए और उनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनमें अम्ल का गुण नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। यहाँ पर ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है अम्ल स्वाद में कड़वा होता है। तो देखो यहाँ पर कौन सा गुण नहीं है वो पूछा है, तो अम्ल कभी भी कड़वा नहीं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि अम्ल कड़वा नहीं होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन क्या दिया कि अम्ल क्षार के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, लवण। तो आपको याद रखना है कि अम्ल जब क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और भी यहाँ सारी चीजें याद रखना कि जो अम्ल होता है मिथाइल ऑरेंज को, ठीक है, अम्ल जो होता है, ठीक है, अम्ल ये मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो मिथाइल ऑरेंज होता है अम्ल उसे क्या कर देता है, लाल कर देता है। आपको याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज को अम्ल किस कलर का कर देता है, तो लाल कर देता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या क्या सीखा, जो अम्ल होता है उसके गुण क्या होते हैं, स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। और अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और अम्ल मिथाइल
ऑरेंज को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37वां। तो क्वेश्चन नंबर 37वां कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि खालिस्तान की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोडिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि ऐसी कौन सी क्रिया करते हैं जब लोहे को संरक्षित रखने के लिए उस पर क्या करते हैं, जस्ते की परत चढ़ाते हैं, ये नॉर्मली क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है चिकनाई, सेकंड ऑप्शन है मिश्र धातुकरण, थर्ड ऑप्शन है गैल्वेनाइजेशन और फोर्थ ऑप्शन है एनोडीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर की गैल्वेनाइजेशन करके, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया से लोहे पर क्या करते हैं, जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, जिससे इसे संरक्षित रखा जाता है या सुरक्षित रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और जो लोहा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe, और परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका 26 होता है, और परमाणु भार कितना होता है, तो 55। ये आपको याद रखना है कि लोहे का संकेत Fe होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है, परमाणु भार कितना होता है, तो 55 होता है, किसका, लोहे का। और लोहे पर जंग लगती है, जब लोहे पर जंग लगती है तो जंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe2O3 होता है, किसका, जंग का फॉर्मूला, ठीक है। और ये जंग के फॉर्मूले को एक नाम से जानते हैं, उस नाम को क्या कहते हैं, तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरसोफेरिक, ठीक है। फेरसोफेरिक ऑक्साइड कहा जाता है किसको, तो जंग के फॉर्मूले को फेरसोफेरिक ऑक्साइड की कहा जाता है। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ से याद रखनी है। तो सिंपली क्वेश्चन था कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। फॉर्मूला लोहे का Fe 26, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 55, और ये Fe2O3 ये जंग का फॉर्मूला, और जंग के फॉर्मूले को किस नाम से जानते हैं, तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38वां की ऊपर उठाए हुए हथौड़े के पास क्या होता है, ठीक है। अगर कोई हथौड़ा है, ठीक है, इस प्रकार से हथौड़ा रहता है और इसको अगर हम ऊपर उठा ले तो इसके पास क्या होता है, ये एक व्यक्ति हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये एक व्यक्ति बना लेते हैं और इसको वो ऐसा पकड़ लेता है हथौड़े को, ठीक है। तो ये व्यक्ति ने क्या कर लिया, इस हथौड़े को पकड़ा है, तो इस हथौड़े के पास क्या होता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गतिज ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है मांसपेशीय ऊर्जा, और फोर्थ ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो देखो हमने हथौड़े को ऊपर उठा के रखा है इस व्यक्ति ने, तो इसमें एक ऊर्जा आ गई, और वो कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही वह हथौड़े को छोड़ेगा तो वह हथौड़ा किस में जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऊपर उठाए हुए हथौड़े में क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और जो ऊर्जा है, ठीक है, याद रखना ऊर्जा कैसी राशि है, सदिश या अदिश, तो ये अदिश राशि है, ठीक है। ऊर्जा कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। और स्थितिज ऊर्जा के बहुत सारे आपने एग्जाम्पल पढ़े होंगे कि अगर हम कोई खिलौने वाली गाड़ी उसमें चाबी भर दें तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। डैम में रुका हुआ पानी एक स्थितिज ऊर्जा का काम करता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो हमारे पास दे रखा है कि जब हम आवर्धिक तालिका के समूह, ठीक है, वैसे आवर्त सारणी हो जाएगा, ठीक है, आवर्त, ठीक है, आवर्त तालिका के समूह में नीचे जाते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी आपने देखी होगी, कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार की क्या होती है, आवर्त सारणी हो जाती है। तो आवर्त सारणी में क्या कहते हैं, तालिका में नीचे जाते हैं, मतलब ऊपर से कहाँ जा रहे हैं, नीचे जाते हैं। तो क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है सेलों की संख्या घटती है, सेकंड ऑप्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, थर्ड ऑप्शन है सेलों की संख्या बढ़ती है, और फोर्थ ऑप्शन है परमाणविक आकार कम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। सेलों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आपने पढ़ रखा होगा सेल क्या होता है, के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, मतलब आने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो के में जाता है, फिर एल में, तो के, एल, फिर एम में, फिर एन में, मतलब नीचे जाएंगे तो क्या होता जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये पहली कक्षा हो जाती है, इसको हम बोलते हैं के, दूसरी कक्षा हो जाती है, इसको बोलते हैं एल, तीसरी कक्षा हो जाती है के एल, फिर इसको क्या बोलते हैं हम एम। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो कक्षाओं की संख्या बढ़ते जाएगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि सेलों की संख्या क्या होती है, बढ़ते जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 40वां हो जाएगा कि मानव नरों में, ठीक है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है, ठीक है। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे खालिस्तान कहते हैं, ठीक है। उस अनाग को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पहला ऑप्शन हमारे पास दे रखा है डिम्ब वाहिनी, सेकंड ऑप्शन है मूत्र वाहिनी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मूत्र मार्ग, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपके पास शुक्र वाहिका, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मानव का जो नर है, ठीक है, मानव नर जो है उसमें मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक अनाग होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड जाएगा राइट आंसर, मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है। तो मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही, ठीक है, एक ही मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
41। तो क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा कि दांतों के सड़न शुरू हो जाती है, ठीक है, मतलब जो हमारे दांत है उनमें सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कम हो जाता है किससे, ठीक है। तो 9th 10th क्लास की पुस्तक में आपको अम्ल और क्षार में मिलेगा पढ़ने को कि पीएच मान मुंह का, हमारे मुंह के अंदर का पीएच मान किससे कम हो जाता है, जब हमारे दांत सड़ने लगते हैं। तो पहला ऑप्शन है 5.7, सेकंड है 5.5, थर्ड ऑप्शन है 5.6 और फोर्थ ऑप्शन है 5.4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर है कि जब पीएच वैल्यू, ठीक है, जब पीएच वैल्यू क्या होती है 5.5 से अगर हमारे मुंह की कम हो जाती है तो हमारे दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये 5.6 पीएच वैल्यू, तो 5.6 से जो पीएच वैल्यू है ये क्या होती है कि जब अम्ल वर्षा, अगर जो पानी गिर रहा है उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम है, इसका मतलब वह अम्ल वर्षा के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पीएच स्केल होता कहां से कहां तक है, तो कुछ इस प्रकार का स्केल होता है, 0 से स्टार्ट होता है और होता कहां तक है 14 तक। तो पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है, तो आपको याद रखना है कि 0 से कहां तक होता है 14 तक होता है। उदासीन कहां पर होता है, तो यहाँ पर होता है 7 में, और 0 से लेकर 7 के बीच में जो पीएच वैल्यू होगी वो अम्ल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एसिड को। और यहाँ पर 7 से लेकर 14 के बीच में किसको रिप्रेजेंट करता है, क्षार को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको याद रखना है। और अम्ल में अधिकता होती है किसकी, H+ की, अम्ल में हाइड्रोजन की अधिकता होती है और जो क्षार होते हैं उसमें OH की अधिकता होती है। यहाँ पर और याद रखना कि सबसे ज्यादा क्षारी कौन है, तो NaOH है, ठीक है। NaOH सबसे ज्यादा क्षारी है जिसका पीएच मान कितना होता है 14 होता है। और सबसे ज्यादा अम्ली है कौन है, जिसका पीएच मान 0 होता है, वो अम्ली है सबसे ज्यादा, और वो है क्या, तो HCl, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा अम्ली HCl है जिसका पीएच मान 0 है। सबसे ज्यादा क्षारी कौन है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच मान कितना है 14। और ये जो पीएच स्केल है, ठीक है, जो पीएच स्केल है ये दिया किसने था, तो सोरेनसन ने दिया था। कौन ने, सोरेनसन ने दिया था। और सोरेनसन ने कब दिया था, तो 1907 में दिया था पीएच स्केल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि दांतों को सड़ना शुरू हो जाता है कब, जब मुंह का मान 5.5 से कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, पर मेरे अनुसार कम से कम 2 बार अगर इस लेक्चर को देख लोगे तो जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपको याद रहते रहेगी। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वही निचोड़ आपको ये मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल, ठीक है, अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो 42वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, तो AlOH होल ट्वाइस, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ लिखा है वैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा AlO3, ठीक है, AlO3 ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो कि अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। तो और भी ऐसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, तो मैं 2 4 5 के नाम बता देता हूं आपको। इसके याद रखना है कि जिंक ऑक्साइड होता है ZnO, इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, और ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करता है। उसी प्रकार आपको और याद रखना है PbO, ठीक है, PbO ये हो जाएगा लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड है, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो कि अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करता है। एक और आपको याद रखना है, ठीक है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मैंने गलत बता दिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है कि Al2O3 है, ठीक है, Al2O3 है किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, और यह भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह काम करता है। और एक और देख लो, यहाँ पर अगला हो जाएगा स्टेनम ऑक्साइड, ठीक है, स्टेनम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा SnO2, तो SnO2 भी क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये चारों ऑक्साइड आपको याद रखने हैं, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और स्टेनम ऑक्साइड, ये सब के सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करते हैं। हो सकता है कि ये लेक्चर आपको थोड़ा लंबा लग रहा हो, परंतु इसमें जो एडिशनल जानकारी है ये शायद आपको एनसीईआरटी खूब पढ़ोगे 4 से 5 बार, तब जाके सारी चीजें समझ में आएगी और पेपर में ये सारे क्वेश्चन ही बनते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, मतलब 10th लेवल से ज्यादा ऊपर के, पर ये सारी चीजें 10th लेवल तक की हम बात कर रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43वां, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोधक में से आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, एक प्रतिरोध है, मान लो ये प्रतिरोध का सिंबल होता है इस प्रकार, इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। एक स्रोत में प्रतिरोधक
में v विभवांतर है और यहाँ पर विभवांतर क्या है, v बनाए रखने के लिए समय कितना लगता है, t। स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखो हम सिंपल सी बात करें कि जब आपको v दिया हो, I दिया हो, v मतलब होता है विभवांतर, I मतलब होता है यहाँ पर धारा हो जाएगा, ठीक है, और t हो जाएगा समय, और ऊर्जा की बात करते तो ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में यहाँ पर P से, ठीक है। तो V, I, T और P में एक रिलेशन होता है, आप अगर जब पढ़ोगे, ठीक है, ऊर्जा को हम यहाँ पर H से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, H, ठीक है, 10वीं क्लास की NCERT पढ़ोगे तो मिलेगा। H बराबर से होता है VIT, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है H बराबर से VIT जो ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऊर्जा मात्रा कितनी होगी, तो V विभवांतर है, I विद्युत धारा है और T क्या हो जाएगा, समय। तो VIT कहां पर है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर कि जब किसी विद्युत प्रतिरोध में धारा I हो, विभवांतर V हो और T समय में कितनी ऊर्जा उत्पादित होगी, तो कितनी ऊर्जा उत्पादित होगी, तो VIT ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर से VIT, ठीक है। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम इसे चेंज कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर H बराबर से होता है एक I स्क्वायर R, ये भी एक फॉर्मूला होता है ऊर्जा का, और एक और फॉर्मूला होता है H बराबर से, ठीक है, H बराबर से V स्क्वायर अपॉन R होता है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये सारे के सारे आप 10th क्लास की NCERT पढ़ोगे वहां पर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44वां, ठीक है, और चीजें समझते चलो, बहुत काम आने वाली है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खालिस्तान मूल तत्वों से बनी होती है, और ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से मिलकर बनी होती है, 6वीं क्लास का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कितना, 5। तो जितनी भी वस्तुएं हैं प्रकृति में, ठीक है, तो प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों के अनुसार वो कितने तत्वों से मिलकर बनी होती है, 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। और वो 5 तत्व क्या होते हैं, तो आग, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आग, जल, वायु, ठीक है, क्षितिज, ठीक है, और यह जाएगा गगन। तो किन किन चीजों से मिलकर बनती है, तो आग, जल, वायु, क्षितिज और गगन से मिलकर बनती है भारतीय दार्शनिक के अनुसार हर एक वस्तुएं, ठीक है। वहीं पर अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के अनुसार हर एक वस्तु 6 तत्वों से मिलकर बनी है। जैन धर्म के अनुसार कितने तत्वों से मिलकर बनी है, 6 तत्वों से मिलकर बनी है, जो होते हैं जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, काल और अकाल, ठीक है। और प्राचीन भारत में टोटल कितने दर्शन थे, 6 दर्शन थे। तो आपको याद रखना है कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो टोटल 5 तत्वों से मिलकर बनी, और ये 6वीं क्लास का क्वेश्चन है, मतलब आपको बनना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 46 की, एक प्रकार के आलैंगिक प्रजनन, ठीक है, एक प्रकार का कौन सा है, आलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है, ठीक है। मतलब देखो क्वेश्चन एक बार और अच्छे से पढ़ लेना कि एक प्रकार के आलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्ती जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो पहला ऑप्शन है मुकुलन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वनस्पतिक प्रजनन, थर्ड ऑप्शन है विखंडन और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा अणुओं का विभाजन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि अणुओं का विभाजन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 46 है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर कि वनस्पतिक प्रजनन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करना कि एक प्रकार के आलैंगिक प्रजनन को वनस्पतिक प्रजनन जड़, तने और परितियों, ठीक है, परितरियों जैसे पौधे में कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 की, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए, मतलब प्रतिरोध होता है कितना R, परंतु प्रतिरोध कितना कर दिया बोल रहा है वो 2R दुगना कर दिया जाता है, और विद्युत धारा आधी कर दी जाती है। वैसे एक्चुअल में विद्युत धारा क्या होती है I, और I को कितना कर दी जाती है, आधी, मतलब I/2 कर दिया जाता है, ठीक है। हमारी विद्युत धारा होती है I और I को आधा कर दिया जाता है और प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है, तो इस कारण से होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर से IR होता है, एक्चुअल फॉर्मूला V बराबर से IR है। तो V बराबर से I को कितना कर दिया I/2, ठीक है, I को क्या कर दिया है I/2 मतलब I/2, और R को कितना कर दिया, इस R को कर दिया 2R, तो यहाँ पर 2R लिख देंगे, ठीक है। ये चीज समझ पा रहे, 2 से 2 कट जाएगा, तो V बराबर से IR। कोई परिवर्तन आया क्या, कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब प्रतिरोध को दुगना करा और धारा को आधी करी तो कोई परिवर्तन नहीं आया, तो V बराबर से IR होता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि देखो
V बराबर से IR होता है। तो अगर मैं R का पक्षांतर कर दूं तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि I बराबर से क्या हो जाएगा, तो I बराबर से हो जाएगा V अपॉन R। तो I बराबर से V अपॉन R हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और ये सारी चीजें अगर फिजिक्स पढ़ोगे तो ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेगी। ठीक है, 10th क्लास की NCERT में। अगला क्वेश्चन नंबर 48वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। और ये सिंपल क्वेश्चन है, हम पहले भी इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, सोडियम को। ठीक है, तो सोडियम का संकेत Na होता है। वैसे लिथियम को भी काटा जा सकता है चाकू से और पोटेशियम को भी। तो तीनों धातु के नाम याद रखना है आपको, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम का संकेत Na, लिथियम का Li और पोटेशियम का K। और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 11। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 19 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है तो कितना, 23। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है तो कितना, 7। और यहाँ पर पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है तो कितना, 40। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चाकू से काटे जाने वाली धातु है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ये परमाणु क्रमांक उनके दे रखे हैं और ये परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। और जो सोडियम को है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, किसमें, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, किसको, सोडियम धातु को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49वां यहाँ पर हो जाएगा कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा सघन माध्यम, सघन, और ये हो जाएगा विरल माध्यम। तो एक प्रकाश किरण यहाँ से ऐसी आ रही है। ठीक है, ये हो जाएगी एक प्रकाश किरण जो आ रही है, और यहाँ हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिलंब। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में होती है तो दूर हट जाती है। ठीक है, दूर हट जाती है, और दूर हटने के साथ इसकी गति क्या होती है, गति बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अभिलंब से किधर हटेगी, दूर, अभिलंब से दूर होती है और गति हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी होगी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास होती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50वां की ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, जो ओजोन होता है O3, उसमें एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो यहाँ 3 दिया है, मतलब टोटल कितने परमाणु होते हैं, 3। तो आपको याद रखना है। और ओजोन की गंध कैसी आती है, तो सड़ी मछली की तरह ओजोन की गंध आती है, ये भी आपको याद रखना है। और जो ओजोन होती है वो किस कलर की होती है, तो नीले कलर की होती है। ठीक है, ओजोन किस कलर की होती है, तो नीले कलर की, सड़े मछली जैसी इसकी गंध आती है। और इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो O3 होता है। एक चीज और याद रखना है कि जो ओजोन है वो जो चांदी होती है ना, चांदी को किस प्रकार से कर देती है, तो चांदी को ये काला कर देती है। कौन, तो ओजोन काला कर देती है, ये आपको याद रखना है। और ओजोन पाई कहाँ जाती है, तो समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल में भी इसका ओजोन मंडल अलग से है, पर वो आता किसके अंतर्गत है, समताप मंडल के अंतर्गत आता है। और कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है पृथ्वी से, तो 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ओजोन की खोज कब की गई थी, तो ओजोन परत में छिद्र की खोज की गई थी, तो 1984 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आने वाले क्वेश्चन में हम और भी इसकी एडिशनल जानकारी देखते रहेंगे, और ये सारी की सारी जानकारी आपको NCERT पुस्तक में मिलेगी अगर आप पढ़ेंगे तब। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51वां कि जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, जब किसी स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा, थर्ड है रासायनिक ऊर्जा, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि जब किसी स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 52वां हो जाएगा कि खालिस्तान बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब इसके लिए बायो में थोड़ी पकड़ चाहिए, 9th और 10th की अच्छे से पढ़ी होगी तो ये बनेगा कि खालिस्तान में बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। तो पहला ऑप्शन है प्लेन एरिया, सेकंड ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, थर्ड है राइजोपस, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा खमीर। तो इनमें से किसमें बहुविखंडन द्वारा कौन उत्पन्न हुआ है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि जो प्लेन एरिया है। ठीक है, प्लेन एरिया बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, और यह विश्व में बहुत सारे स्थान पर पाया जाता है। कौन, प्लेन एरिया। ठीक है, नमकीन जल में पाया जाता है, आर्द्र भूमि में पाया जाता है, और हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम है यह एक परजीवी है। ठीक है, परजीवी प्रोटोजोआ है, जिससे क्या फैलता है, तो मलेरिया फैलता है, ये हमें याद रखना है। और प्लेन एरिया के बारे में एक चीज और याद रखिए कि जो प्लेन एरिया होता है त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, और त्रिस्तरीय मतलब जो बना होता है पूरा का पूरा एक प्लेन एरिया त्रिस्तरीय होता है। और त्रिस्तरीय कौन सी परत होती है इसमें, तो ये याद रखना आपको, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना, पर स्पेशली कि प्लेन एरिया में बहुविखंडन होता है, मतलब बहुविखंडन से प्लेन एरिया
उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ हो जाएगा कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कहने का मतलब खराब होने से बचने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन। तो इसका पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर N2। नाइट्रोजन का यूज करते हैं खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में। मतलब चिप्स के पैकेट देखे होंगे आपने, कुरकुरे के पैकेट, तो उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है जिससे खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं होता है तथा वह खराब नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और नाइट्रोजन की बात हो रही है तो एक यूरिया नाम सुना होगा आपने, यूरिया। ठीक है, तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है, तो 46% होता है। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो NH2CO, NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है एक ये द्विपरमाणुक अणु होता है। ठीक है, इसका अणु जो होता है द्विपरमाणुक, मतलब इसको हम लिखते क्या है, N2 लिखते हैं नाइट्रोजन को, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, द्विपरमाणुक होता है। और ये कार्बनिक यौगिक, ठीक है, द्विपरमाणुक और आध्रुवी होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 की साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होती। ठीक है, मतलब जो साइकिल हम चला रहे हैं कुछ इस प्रकार की होती है कि साइकिल समथिंग समथिंग, ये ऐसी होती है साइकिल। ठीक है, साइकिल को चलाते समय कौन सी ऊर्जा नहीं होती है, ये हो गई साइकिल। ठीक है, ये अब साइकिल को जब चला रहे हैं तो इससे निकलने वाली ऊर्जा में निम्न में से कौन सी नहीं होगी, तो गतिज ऊर्जा तो होगी, साइकिल चल रही है इसका मतलब गतिज ऊर्जा होगी। रासायनिक ऊर्जा, अब देखो उसमें ऊर्जा होगी, मतलब हम साइकिल चलाते हैं तो हमें पसीना आने लगता है, मतलब उसमें ऊर्जा भी निकलती है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब इसमें हलचल अगर हो रही साइकिल में तो यांत्रिक ऊर्जा भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर की। देखो साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होती, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ राइट आंसर। आई होप आप इसे समझ भी पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा है जो कि परजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मलेरिया का परजीवी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जू, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ब्रायोफाइलम और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कस्क्यूटा। ठीक है, तो 55वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कस्क्यूटा। हम ये बोल सकते हैं कि कस्क्यूटा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। कौन, कस्क्यूटा पोषण प्राप्त करता है। और हम ये बोल सकते हैं कि जो परजीवी होता है, ठीक है, जो परजीवी होता है इसमें हम, ठीक है, जो परजीवी आप जानते ही होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56वां यहाँ पर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। ठीक है, जो फूल होता है उसके केंद्र में कौन मौजूद होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अंडक, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बाह्यदल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पुष्प और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पंखुड़िया। तो जो पुष्प होता है उसके केंद्र में क्या मौजूद होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ अंडक होता है। ठीक है, तो अंडक फूल के केंद्र में मौजूद होता है और फूल एक डंठल द्वारा तने से संबंध रहता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, डंठल को वृंत तथा पेडिलेस कहते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि जो जयांग होता है, ठीक है, जयांग, ठीक है, जयांग पुष्प का वास्तविक मादा भाग है। तो मादा भाग को क्या बोलते हैं, जयांग बोलते हैं। और जो पुंकेसर होता है, ठीक है, पुंकेसर, और ये फूल का कौन सा भाग होता है, तो ये पुरुष भाग होता है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि वर्तिकाग्र वर्तिका का सबसे ऊपरी भाग होता है। सारी की सारी चीजें आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 57वां हो जाएगा कि निम्नलिखित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रेरित करती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति में रहने के लिए प्रेरित करती है उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है जड़त्व, सेकंड ऑप्शन है बल, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा और फोर्थ ऑप्शन है संवेग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर जड़त्व। आपने पढ़ा होगा कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान रहेगी। तो यहाँ बोला कि जो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जो समान से गतिमान है तो गतिमान रहेगी। उसे कौन प्रेरित करता है, तो जड़त्व। जड़त्व के कारण कोई वस्तु जो स्थिर है तो स्थिर ही रहती है, गतिमान है तो गतिमान ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, और ये न्यूटन का प्रथम नियम भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर से क्या होता है IR होता है। तो उसने बोला कि I बढ़ाया जाता है, तो I के मान को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो संभावित
है कि V स्थिर रहेगा। अब V को क्या कर रहे हैं, ना बढ़ने दे रहे हैं और ना ही कम होने दे रहे हैं, मतलब ये स्थिर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखो जब I का मान बढ़ेगा तो V के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो R का मान क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो प्रतिरोध को क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगर आप साइंस की समझ रखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 59वें नंबर का कि ध्वनि 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। ठीक है, जो ध्वनि है 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो कण जो ध्वनि है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है और इसकी चाल क्या है, 333 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, चलती है, तो एक सेकंड में इतनी दूरी चली तो किसके द्वारा चलती है, मतलब 333 मीटर कौन चलता है वो हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अशांति, सेकंड ऑप्शन है स्रोत, थर्ड ऑप्शन है कण और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा रिसीवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर अशांति। ठीक है, कि ध्वनि, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60वां की हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस क्या होती है, तो नोबल गैस होती है हीलियम, फिर होती है नियॉन, फिर होती है आर्गन, फिर होती है Kr क्रिप्टॉन, फिर होती है जीनॉन Xc। तो ये होती है कौन सी नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो नोबल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो हीलियम को छोड़कर बोला है, तो हीलियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी इन सभी में नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन में आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्ष में 8। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।